तो रिसेंट में एक डिबेट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें पार्ट ले रहे थे हमारे जावेद अख्तर साहब और उनके वर्सेस में थे कोई मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब ने कुछ जो है आर्गुमेंट्स रखे थे गॉड के एग्जिस्टेंस के फेवर में, जिससे जावेद अख्तर साहब ने ठीक से काउंटर किया नहीं। तो उन चीज़ों को आज हम काउंटर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ देखिए, मैं ऐसे इस तरीके की वीडियो बनाता नहीं हूँ, इस तरह के टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि इतनी इस पे रिसर्च करके स्क्रिप्ट बना के वीडियो शूट करके अपलोड करो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारी जो एथिस्ट कम्युनिटी है, एथिस्ट कम्युनिटी में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गूमेंट का वीडियो अभी तक मैंने देखा नहीं है। मतलब किसी ने बनाया होगा पता नहीं, लेकिन मुझ तक अभी तक पहुंचा नहीं। तो एक एथिस्ट होने के नाते मेरा काम है कि मैं इसके अगेंस्ट में जो काउंटर आर्गूमेंट्स है वो प्रेजेंट करूं इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। ठीक है। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। ठीक है, समझ गया। सो मुफ्ती साहब ने जो दो फोकस पॉइंट रखे थे, फर्स्ट था कॉन्टिजेंसी और दूसरा था इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहना। तो उससे पहले उनके जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको काउंटर करते हुए चलते हैं, फिर एंड में इनके जो फोकस पॉइंट है उनको हम डिबंक करेंगे। ओके। ऑब्जर्वेशन कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। तो फर्स्ट ये कहते हैं कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है जो गॉड को जो है प्रूफ कर सके। और इसका हवाला देते हुए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मेटल डिटेक्टर से ट्राई कर रहे हो प्लास्टिक को डिटेक्ट करने का। ठीक है, तो भाई अगर हमारे पास प्लास्टिक डिटेक्ट करने का टूल ही नहीं है तो भाई तो तुमको कैसे पता चला कि जो गॉड है मरने के बाद में तुम्हारे साथ जस्टिस करेगा? गॉड जो है मतलब मरने के बाद जो है गॉड ने आफ्टर लाइफ रखी है तुम्हारे लिए, स्वर्ग होता है, नर्क होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चली जब आप एक गॉड को ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो? तो उसकी ये सब बातें आपको कहाँ से पता चल गई कि मरने के बाद में आफ्टर लाइफ होती है, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको रिकम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है, और पता नहीं दुनिया भर की बातें हैं जो गॉड को लेके ही आप चलते हो, आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हो। तो गॉड को तो डिटेक्ट करने का टूल है नहीं। ये सब चीज़ें आपने डिटेक्ट कैसे कर ली भाई? ये कहाँ से पता चल गया आपको? तो ये सबसे पहला उनका आर्गूमेंट पे काउंटर आर्गूमेंट मेरा रहेगा। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। भाई कोई थीस्ट बंदा हो जो गॉड पे बिलीव करता हो और वो बकवास ना करे, इलॉजिकल बात ना करे या फिर फैक्ट्स को तोड़े मरोड़े नहीं, तो वो थीस्ट कैसे कहलाएगा? मुफ्ती साहब कहते हैं कि एथिज्म के पैक अगर बढ़ा दोगे शराब जैसे तो वो बढ़ते बढ़ते नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। भाई चाइना फैमिली पैनल स्टडीज़ जो चाइना की गवर्नमेंट है वो स्टडी कराती है, सर्वे कराती है, उसमें 61% लोगों ने चाइना के कहा है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है या फिर इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है वो किसी गॉड से नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई गॉड नहीं है हमें क्रिएट करने वाला या फिर यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला। तो मोस्टली वहाँ पे लोग 61% लोग जो एथिस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि अगर कोई एथिस्ट है तो वो नॉर्थ कोरिया ही बने, वो चाइना भी बन सकता है। लेकिन नहीं, आपको तो सामने बैठे हुए जो लोग हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता, आपको उनका ब्रेन वॉश करना है या फिर उनको मैनिपुलेट करना है। इस वजह से आप चाइना की मिसाइल दे के नॉर्थ कोरिया की मिसाइल दे रहे हो। ठीक है, तो ये थीस्ट होने का ये सबसे बड़ा प्रूफ तो सबसे पहली बात यही होती है।
आगे अगर आप थीज्म की इसी पे अगर डेफिनेशन जोड़ोगे ना, ये जो पैग लगाने की बात आप कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है ना 26/11 को इंडिया में अटैक हुआ था मुंबई में। पाकिस्तान से आया था अजमल कसाब 9 और लोगों के साथ में। तो जब उसको पकड़ा गया था, उसका ऑफिशियल बयान है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था ये बोल के कि तुम्हारी जो है, तुम जो है शहीद हो जाओगे, शहीद होने के बाद में आफ्टर लाइफ होगी, आफ्टर लाइफ के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, ये अच्छा काम है जो तुम कर रहे हो। भाई कोई एथिस्ट बंदा ऐसी बातों पे बिलीव करेगा? कतई नहीं करेगा। जो थीस्ट बंदा है, जो जो जादू में मानता है, भगवान में मानता है, आफ्टर लाइफ में मानता है, जन्नत में मानता है, नरक में मानता है, उसी बंदे के साथ कर सकते हो कन्विंस आप उसको ये सब काम करने के लिए। और खुद ऑफिशियल बयान मौजूद है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। अजमल कसाब को जब पकड़ा था उसने खुद बताया था, ठीक है। तो भाई ये तो एथिज्म से भी बुरी बात हो गई फिर बहुत ज़्यादा। अगर कोई धार्मिक है तो उसको बहकाना तो बहुत ईजी है। हम जैसे को बहका के दिखाओ कि आफ्टर लाइफ होगी, मरने के बाद ये होगा। हम तो खुद अपना माथा खोल के बैठे हैं, जो माथा बंद करके बैठे हो जितने भी थीस्ट लोग हो, उनको बहकाना ईजी हो जाता है। इसी से तो हमारे देश में आज बाबाओं वगैरह का आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, बुला के उनके माँ बाप खुद भेज दे रहे हैं ब्रेन वॉश होके। उसके साथ ही साथ आप खुद देख रहे हो, जब मीडिया चैनल्स वाले ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो सामने से खुद बोल रहे हैं कि जो धर्म है हमारे लिए देश से भी बड़ा है, हमारे लिए देश से बड़ा धर्म है। ये कौन बोल रहे हैं भाई? ये थीस्ट लोग बोल रहे हैं। कोई एथिस्ट बंदा ऐसी बात करेगा कि मेरे लिए तो साइंस मेरे देश से बढ़कर है? वो तो उल्टा साइंस में बहुत ज़्यादा स्टडी करेगा, खुद को उस काबिल बनाएगा, उसके बाद में जो कुछ भी करेगा वो अपने देश के लिए करेगा। साइंस का यूज़ एक तो अपने देश की लाइफ अच्छी करने के लिए करेगा या खुद की लाइफ अच्छी करने के लिए करेगा, ना कि ऐसे उलझुल बयान देगा कि भाई धर्म से बड़ा तो देश हो ही नहीं सकता, देश तो बहुत छोटा है, धर्म सबसे बड़ा है। ये सामने आप अगर यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे, एक सर्च मारोगे तो आपके जो थीस्ट बंदे हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामने से बोल रहे हैं भाई कि देश से बड़ा धर्म है, ठीक है। तो इसी जो जॉनर में है हमारे जो जावेद अख्तर साहब है, उन्होंने कहा कि ये बहुत घातक चीज़ है, क्योंकि तुम लोग जादू टोना में मानते हो, जादू टोना जहाँ गया हुआ लॉजिक खत्म हो जाता है, और लॉजिक खत्म हो जाता है तो इस तरह की उल जुलूल बातें करते हो। फिर अजमल कसाब जैसे लोग आके आतंक फैलाते हैं, उनको पकड़ा जाता है तो फिर वो एडमिट करते हैं कि मेरे को तो बोला गया था कि भाई तू मरने के बाद में जन्नत में जाएगा, तू तो शहीद हो रहा है, और वो मान भी गया। हम जैसे को बहका के दिखाओ, जो एथिस्ट लोग हैं उनको बहका के दिखाओ, नहीं बहकेंगे हम भाई, क्योंकि हमने लॉजिक कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो तुम जब बच्चे पैदा करते हो और उनको अपने तरफ से थीस्ट बनाते हो, तो एक तरह से उसको जो है लॉजिक से दूरी खींचने का काम करते हो। गिने चुने लोग ही है। मुझे पता है कि जो लोग आज थीस्ट जो लोग हैं उनका साइंटिफिक नॉलेज देखो आप, ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ना के बराबर साइंटिफिक नॉलेज वो लेके बैठे हैं। और आपको लगता है कि एक थीस्ट देश जो साइंटिफिक नॉलेज ना के बराबर लेके बैठे हैं वो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, या फिर वो खुद की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे? तो भाई आप भ्रम में जी रहे हो फिर, ठीक है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आपको। अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल बहुत भरे, जादू टोना, ये बलि देते हैं, पता नहीं दुनिया की चीज़ें है, तो ये जादू टोना भगवान में मानने वाले लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे लोग नहीं कर सकते, थीस लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अकल जगह पे। कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। मुफ्ती साहब आप बोल रहे हो कि किसी मैथमेटिक की बुक में डायनासोर का जिक्र नहीं मिला? जो हमारे पास जो बुक्स लिखी है वो हमें बताती है कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, उसका वो टॉपिक नहीं है, उसका वो चैप्टर नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? ये पूरी की पूरी कायनात आपके गॉड ने बनाई है, डायनासोर को भी गॉड ने बनाया है। डायनासोर को इंटेलिजेंट नहीं बनाया था, इंसानों को इंटेलिजेंट बनाया है। तो भाई एक बुक अगर वो लिख लेता अलग डायनासोर के एग्जिस्टेंस पे और बोल देता कि डायनासोर किस तरह से आए थे और उनका एक्सटिंक्ट किस तरह से किया गया था, क्या रीज़न थे, तो भाई एक जीवन मृत्यु का जो चक्र है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते थे। तो आपके गॉड ने तो बस आपको बता दिया कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी ऐसी जियो, पास में जो क्या हो उसे तुम्हारा लेना देना ही नहीं है। वो भी तो ज़िंदगी थी, उससे भी तो हमको कुछ सीखने मिल सकता है। अगर वो बता देते पूरा का पूरी स्टोरी क्या है तो उससे भी तो हमको कुछ सीखने मिलता। और उसी को तो हम भी जिंदा है, वो भी जिंदा थे, इसी प्लैनेट पे वो थे, हम भी इसी प्लैनेट पे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीख सकते थे उससे। भाई नहीं लिखा है, क्योंकि भाई नहीं लिखा है उसमें ये सब, क्योंकि डायनासोर का एग्जिस्टेंस अभी अभी प्रूफ हुआ है। उसके पहले किताबें लिखी जा चुकी थी इंसानों के द्वारा, तो उनको नहीं पता था डायनासोर के बारे में। अगर उनको पता होता डायनासोर के बारे में तो ज़रूर किसी न किसी हाल में उसका एग्जाम्पल देते, वो क्लियरली एग्जाम्पल देते। तो ये है, लेकिन ठीक है, ये तो
खैर अलग टॉपिक है, चलते आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मुफ्ती साहब, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें वैसी है। मैं बताता हूँ क्या हरकत, ठीक है। आपकी हरकतें ऐसी है कि देखो, आप एक तो दिन रात भगवान की इबादत में लगे रहते हो, दिन में कितने बार पता नहीं प्रार्थना करते हो, और फ्रिक्वेंटली कहते रहते हो कि सब गॉड ने बनाया है, फ्रिक्वेंटली उसकी प्रार्थना करते रहते हो, ठीक है। उसका कोई क्लियर सिंबल नहीं दिखता इस अर्थ पे, उसने कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं बनाया है कि जिससे प्रूफ हो जाए कि कोई थर्ड पार्टी है जिसने इस दुनिया को बनाया है, ठीक है। ऐसा कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं दिखता कि अभी मैं अपनी नस काट लूँ और इबादत करूँ तो वो घाव ठीक हो जाए, ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं दिखता, ठीक है। कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं दिखता भाई, कि मतलब ये है। और आप कहते हो कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं क्योंकि वो है इसलिए तो कर रहे हो। इबादत क्यों कर रहे हो? मानते हो ना वो है इसलिए तो कर रहे हो। जब तुम मान रहे हो और इबादत कर रहे हो, और हम जैसे लॉजिकल इंसान को अगर उसका एक एविडेंस नहीं दिख रहा है, कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसका क्लियर कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है, तो हम लॉजिक सीधी सीधी बात है, हम तो बोलेंगे ना कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये सब चीज़ें क्लियर होती तो हम क्यों बोलते गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप खुद जो अपना कीमती समय है गॉड के इबादत में लगा रहे हो, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि भाई हमने तो कभी देखा नहीं, या फिर हमने उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं देखा, या उसने खुद कभी कोई सिंबल लगा के बताया नहीं कि भाई मैं हूँ। ये सब हमारे सामने चीज़ें नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें इतना क्या इशू बनाना है। तो आप अपनी इबादत कर रहे हो, आप करो, हम बोलेंगे नहीं है गॉड, इसमें क्या दिक्कत। तो आप इबादत करना बंद कर दो, हम बोलना बंद कर देंगे कि गॉड है नहीं है, क्योंकि आप करोगे नहीं तो हम बोलेंगे किसको। सीधी सीधी बात है। गॉड ऑफ गैप, सॉरी या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है। तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। आपने वो कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार? ये जो कार वाला एग्जाम्पल मुफ्ती साहब ने दिया है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है, आ बैल मुझे मार। मेरे को एक बात बताओ मुफ्ती साहब, आप बोल रहे हो कि ये कार है, इंजन है, इसको किसी ने बनाया होगा, तो भाई साहब जो कार है उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है वो कौन सी कंपनी ने बनाई है, इंजन है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो कौन सी कंपनी ने बनाई है, उसमें सिंबल से, नाम नहीं भी लिखा है तो एटलीस्ट सिंबल है जिससे हम पहचान लेते हैं कि भाई इसने बनाया है। अरे भाई ये यूनिवर्स अगर गॉड ने बनाई है, उसने कोई सिंबल तो छोड़ा दिए तुम्हारे लिए, जैसे कार पे या फिर जो इंजन पे है उस पर कोई सिंबल छोड़ा है अर्थ पे, जो गॉड ने बड़े बड़े कुछ पिलर्स खड़े किए हो या कोई मॉन्यूमेंट्स खड़े किए हो जिसको देख के हम क्लियरली बता दें अरे ये तो सुपरनैचुरल चीज़ है, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। क्या मिसाल दे रहे हो? अपने ही मिसाल से खुद ही एक्सपोज हो रहे हो, खुद ही सुपरस्टिशियस साबित हो रहे हो। कार का एग्जाम्पल दे रहे हो, भाई उसमें लिखा है, वो जो इंजन है या कार उसमें क्लियरली लिखा है कि भाई ये मैंने बनाई है, क्लेम करने वाला है, और उसके लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इधर उधर देख लो कार के तो पता चल जाता है कि किसने बनाई है। आपके यूनिवर्स का तो पता ही नहीं है, आपके यूनिवर्स का कुछ पता ही नहीं है, आपके इस अर्थ का कुछ पता ही नहीं है, बस ढूंढना पड़ रहा है, अभी भी डिस्कशन करना पड़ रहा है कि भाई किसने बनाया है, कहाँ से आया है, इन्फिनिट कॉजेज ऑफ रिग्रेस ऑफ कॉजेज दो, हाँ, उसके बाद में इटर्नल होना चाहिए वो, उसके बाद में कॉन्टिंजेंट नहीं होना चाहिए वो, ये वैसे बातें करनी पड़ रही क्योंकि वो बनाने वाला है उसने कुछ सिंबल बना के दे रखा है। तो अपने ही एग्जाम्पल से खुद ही जो है सुपरस्टिशियस हो गए हो। वो भगवान भी बेचारा
वो गॉड भी बेचारा बोलता होगा कि भाई मेरे को नहीं होना है फेमस, मैं नहीं चाहता तुम मेरी इबादत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम जानो मैं कौन हूँ, इसलिए उसने सिंबल नहीं छोड़े। तुम जबरदस्ती उसके पीछे लगे हो कि भाई हाँ तुम हो, तुम हो, ठीक है हम तुम्हारी इबादत करेंगे, हम लोगों को बताएंगे तुम हो। अरे भाई वो नहीं होना चाहता फेमस, वो खुद तुमसे जान छुड़ा रहा है, तुम जबरदस्ती यार। ठीक है अब क्या बोले। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते, ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। मुफ्ती साहब आप फिर मेटल डिटेक्टर प्लास्टिक लेके आ गए। ठीक है, देखिए जो आप कह रहे हो कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसमें ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है जिससे गॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब टूल मतलब हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, गॉड जो है प्लास्टिक है, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अरे जब उसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता तो आप इबादत करते क्यों हो उसकी? आप उसकी इबादत क्यों करते हो जो आपके पास सॉलिड उसका प्रूफ नहीं है? आप इबादत करना बंद कर दो, उसके घर बनाना बंद कर दो, हाथ जोड़ना बंद कर दो, उसके पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, तो हम जो है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता या फिर इस तरह के टॉपिक पे बात करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आप खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे? ठीक है, और आप एक तो खुद एग्जिस्टेंस उसका प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, बावजूद इसके इबादत कर रहे हो, ये दोगलापन है, सीधी सीधी बात। ठीक है, आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो लेकिन उसके लिए अपना कीमती समय जो है वो स्पेंड कर रहे हो, इस वजह से हम बोलते हैं आपको कि आप ये दोगलापन कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि गॉड नहीं है। ठीक है, मान लें कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना कीमती समय इसके पीछे तो नहीं लगाते ना कि गॉड को डिस्प्रूव करके ही मानेंगे। ठीक है, गॉड को डिस्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद ही पूरा नहीं होगा। लेकिन आप तो पूरी की पूरी अपनी इबादत लगा देते हो उसके पीछे, पता नहीं आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते हो, स्वर्ग नर्क पे बिलीव करते हो, जिसका मतलब गॉड को तो डिटेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन उसकी बनाई हुई पता नहीं ये चीज़ें कैसे डिटेक्ट कर लिया आपने कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, ये कैसे डिटेक्ट कर लिया भाई आपने कि आफ्टर लाइफ होती है? तो ये एकदम ही नॉनसेंस का एग्जांपल है, अगर सीधे सीधे बात बताऊँ तो। खैर आगे बढ़ते। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। अभी एक नया लेके आए हो मुफ्ती साहब, आप टेस्ट लेने के लिए आए हैं। टेस्ट लेने के लिए भाई ज़मीन में गड़ा हुआ प्लास्टिक तो आपसे डिटेक्ट हो नहीं रहा है, टेस्ट डिटेक्ट हो गया, आपको पता चल गया कि टेस्ट हो रहा है। टेस्ट करवाने वाले का पता नहीं, आपके पास टूल नहीं है, सामने से बोल रहे हो डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो टेस्ट ले रहा है ये आपको पता चल गया। वाह, मतलब इससे मतलब जो गॉड का पता नहीं है, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बोल रहे हो कि वो टेस्ट ले रहा है, आपको कहाँ से पता चला भाई? ये सब ये मतलब बिल्कुल ही स्टुपिडिटी वाली बात है कि गॉड को डिटेक्ट करने के टूल नहीं है, लेकिन गॉड क्या काम करवाना चाहता है इसके टूल है भाई। और कौन से टूल है बताओ तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किस टूल से आपने पता किया कि आफ्टर लाइफ होती है, टेस्ट होता है, उसका हमने रिकम्पनसेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से है जब आपके पास टूल ही नहीं है? तो ये भी आपको बताना पड़ेगा अगर आप टूल का मतलब टेस्ट का क्लेम कर रहे हो तो एकदम ही स्टुपिडिटी वाली बात है। तो लिमिट होनी चाहिए स्टुपिडिटी की। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इविल इस दुनिया में मौजूद है, उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल मैंने बहुत बार सुनी है, गॉड ने फ्री विल दी है, फ्री विल नहीं दी होती है तो वैसे भी तुम बोले रहते हैं कि हमको तो रोबोट बना के दिया, हमको तो हमारे मन से कुछ करने ही नहीं देते। अरे भाई फ्री विल दी है तो एक डिज़ाइन नाम की भी तो चीज़ होती है। तुम्हारा क्रिएटर क्रिएटिव है क्या? आपका क्रिएटिव 2% भी अगर उसमें क्रिएटिविटी होती ना तो फ्री विल जब दे रहा था ना वो, चलो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, दुनिया की चीज़ें तो छोड़ दो, अगर एक ही चीज़ अगर जो फ्री विल के साथ एक चीज़ ऐड कर लेता
कि भाई रेप करने का कभी दिमाग में नहीं आएगा, किसी लड़की का रेप करने का ना दिमाग में आएगा ही नहीं, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें आ जाएगी, कुछ भी कर लो, उल्टा सीधा जो भी है जो तुमको पसंद है कर लो, ठीक है। तो इससे जो हमें फ्री विल दी है, इससे क्या शिकायत होती भाई हमको कि हमको रेप करने नहीं दे रहे हो, ऐसा बोले रहते हम। मतलब तुम्हारे गॉड में क्रिएटिविटी नहीं थी कि एक ऐसी फ्री विल डिज़ाइन कर सकता कि सामने वाले इंसान को कम से कम नुकसान पहुंचा के भी वो अपना टेस्ट कंप्लीट कर सके। ज़रूरी है मारधार चीड़फाड़ करना, छोटी मोटी चीज़ों से भी टेस्ट नहीं हो सकता था, तुमको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है। निर्भया का जो केस हुआ था पता है ना उसके साथ क्या हुआ था। तो आपके हिसाब से तो वो रेपिस्ट तो टेस्ट में फेल हो गए, और आपके लॉजिक के हिसाब से वो लड़की तो पास हो गई ना टेस्ट में, उसको तो रिकम्पनसेट करेगा भगवान, और जो उसने दर्द यहाँ पे झेला होगा तो उसकी भरपाई कर देगा भगवान। तो टेस्ट करने के लिए वही मिली थी उनको। तो ये मतलब इतना इलॉजिकल बातें आप लोग करते हो ना, तभी हम जो है ना थीस्ट लोगों से जो मतलब, अब चिढ़ने की बात नहीं है, बट थीस्ट लोगों के अगेंस्ट में जो हम बात करते हैं ना उसका रीज़न ये है। ये इस तरीके की उल जलूल बातें जो आप करते हो ना, जो इंसानियत को शर्मसार करती है, उसको जस्टिफाई करते हो कि नहीं वो तो मर गई है, वो तो टेस्ट में पास हो गई, उसके साथ तो बुरा हुआ, तो जो गॉड है उसको इस तरीके से कंपनसेट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई हमारे नहीं पल्ले पड़ती ऐसी बातें, ठीक है। ये सेम बात उसके माँ बाप के सामने जाके करके दिखाओ, उसके आंखों में जो गुस्सा रहेगा ना, वो गुस्सा देख के ही नहीं क्या थीस से एथिस्ट बन जाओगे, ठीक है। और इसकी बात करता हूँ मैं आगे, और फ्री विल की आपने बहुत बात की, इसकी बात करता हूँ मैं आगे, इस फ्री विल को और डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं। खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है वो इंसान जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। और मुफ्ती साहब दोगलेपन की लिमिट तो देखो, आप बोल रहे हो कि जो भी इलीगल काम करेगा दूसरे के साथ तो उसको जस्टिस मिलेगा आफ्टर डेथ। तो अगर आपका ऐसा बिलीव है कि गॉड जो है वो जो है सज़ा देता है बुरे काम करने वालों को, रेपिस्ट को, मर्डर को, तो भाई पुलिस स्टेशन मत जाया करो, पुलिस स्टेशन मत जाया करो, कोर्ट में मत जाया करो ना। जब आपके साथ कुछ हो जाए उल्टा सीधा और आपको पता है कि गॉड पे आपका बिलीव है कि ये तो इसको तो सज़ा मिल जाएगी, तो घर में बैठ जाया करो। कोर्ट में क्यों जाते हो, पुलिस स्टेशन क्यों जाते हो? ये तो दोगलापंती हो गई, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये तो दोगलापंती हो गई। अब ये मत कहना कि इसमें दोगलापंती और ऐड करने के लिए नहीं 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 नहीं, अर्थ पे जो उसको फांसी दिलाई है वो गॉड ने जस्टिस किया है। भाई ये तो सीधा सीधा दोगलापन हो गया। अगर आप बोल रहे हो कि जो कोर्ट के थ्रू उसको फांसी मिली है वो गॉड ने कराया है, लेकिन जो क्राइम हुआ है वो इंसान के फ्री विल का नतीजा है, भाई इस तरह की बातें नहीं करना है, तो टोटल दोगली बातें हो जाएगी। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर तुम मानते हो कि गॉड होता है और वो जस्टिस करता है, तो तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए ना दुनिया का, नहीं जाना पुलिस स्टेशन, नहीं जाना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो बैठ जाना घर में, सजा दे देगा ऊपर वाला आराम से। दोगलापंती छोड़ो, ठीक है, प्रैक्टिकल सीधी सीधी सोच ये है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता मैं। जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। लो भाई साहब, अब गाजा के बच्चों की बात कर लो। मुफ्ती साहब का कहना है कि गाजा में जो बच्चे मरे उनको गॉड इस तरीके से रिकम्पनसेट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत खुश रखेगा उनको स्वर्ग में। भाई मेरे को एक बात बता दो, कोई अगर बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई एक नॉर्मल इंसान है, या एक बच्चे का एग्जांपल ले लो, लड़की का एग्जांपल ले लो जिसकी उम्र 10-15 साल है या 10 साल है, उसका रेप करके उसको मार दिया है, और वो जो है स्वर्ग में अभी आराम से, क्योंकि उसका अन्याय हुआ था, उसके जो रेपिस्ट है वो भी स्वर्ग में है, उनको भगवान ने सज़ा दे दी। भाई तुम अगर वो बच्चे के माँ बाप अगर अर्थ पे ही है और वो 40-50 साल और जीने वाले हैं, मतलब स्वर्ग में नहीं जाने वाले वो, और वो स्वर्ग में है, अगर उस बच्ची की खुशी अपने माँ बाप के साथ होगी, सिर्फ माँ बाप के साथ ही उसकी खुशी होगी, तो आप वहाँ पे उसको खुश कैसे रखोगे? दुनिया की कोई भी चीज़ देके उसको कितना भी खुश करोगे, कुछ भी करोगे, माँ बाप तो ला के नहीं दे सकते ऊपर। और उस लड़की की खुशी थी माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ रहना ही उसकी खुशी है, उसको कुछ नहीं चाहिए, खाने को दाल चावल मिल जाए तो भी चल जाएगा, उसको माँ बाप चाहिए। तो तुम्हारा गॉड उसको रिकम्पनसेट कैसे करेगा?
तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में, जिसको तुमने टेस्ट का नाम देके रखा है, उसके चक्कर में हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया है तुमने, और तुम बोल रहे हो कि ऊपर वो मज़े से है और इस तरीके से उसको रिकम्पनसेट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई उसकी खुशी माँ बाप के साथ है, माँ बाप तो नहीं दे रहा होगा ऊपर उसको। सीधे सीधे बात है भाई, ये इतना दोगलापंती है, इतना सुपरस्टिशियस, इतना नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है ये। इसको लेके इतने बड़े मंच पे जाना ही मतलब अपने आप में बेवकूफ़ी की लिमिट है। सीधे सीधे बात कि बॉल मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज़ कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी ज़रा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटर्नल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा। अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं। और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा। जहां रुकेंगे वही खुदा है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। तो फाइनल ये बातें हैं उस पॉइंट पे जिसका सबको इंतजार है, आपका कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंट और आपका इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। ठीक है, जो मेन आपका फोकस पॉइंट था। एंड में डिस्कस करने में मजा आएगा, इसलिए मैं एंड में ही कर रहा हूँ। तो देखिए मुफ्ती साहब, आपके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम हाइपोथेटिकल बट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे। कि आपने भी बोला है कोई मिसाल हो तो दो, उस पर मैं गौर करूँगा। तो ठीक है, एक मिसाल के साथ शुरू करते हैं। तो मान लो कि मैं एक एथिस्ट हूँ, ठीक है, जो कि मैं हूँ, और मैं लैब में एक केमिकल बना रहा हूँ। ठीक है, 2 4 8 केमिकल मिक्स कर दिए मैंने। तो क्या हो गया ना, वहाँ पे क्वांटम लेवल पे, अब क्वांटम लेवल पे उसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो क्वांटम लेवल पे क्या हुआ ना, वो लिक्विड के अंदर क्वांटम लेवल पे एक मल्टीवर्स क्रिएट हो गया। क्वांटम मल्टीवर्स, उसका नाम रख देते, क्वांटम मल्टीवर्स। ठीक है, जिसमें गैलेक्सीज भी है, अर्थ भी है। ठीक है, और वहाँ का जो टाइम है, स्पेस तो बन गया। ठीक है, और मैटर कहाँ से आया, तो वो लिक्विड से ही ले लो मैटर। ठीक है, और उसका जो टाइम है वो ऐसा मान लो कि जो अभी का मेरा 1 मिनट है, मतलब उसके वो 10 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो हमारे जो
1 मिनट अगर यहाँ पे गुजर रहा है तो वहाँ पे 10 बिलियन ईयर्स गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लो, क्योंकि आपको ये पता है टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट प्रूफ हो चुका है। जिसको भी जानना है टाइम डायलेशन कैसे होता है तो एक मूवी है इंटरस्टेलर, उसको देख लो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रही बात क्वांटम लेवल पे यूनिवर्स को क्रिएट होने की, तो ये ऐसी हवा में उलझुल बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वांटम लेवल पे जो हमारे जो फिजिक्स के लॉ है वो काम नहीं करते। उसका एक एग्जांपल दूँ तो सुपरपोजिशन। तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है उनमें सुपरपोजिशन होता है, उसी से आज हम क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह बना रहे हैं। अगर तो ऐसे जो वियर्ड चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल जो यूनिवर्स में है वो पॉसिबल नहीं है, वो क्वांटम लेवल पे पॉसिबल है। तो ये जो मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ वो उतना भी हाइपोथेटिकल या फिर साइंस फिक्शन नहीं है, ये पॉसिबल है। और फिर भी अगर आपको इस क्वांटम दुनिया को या इस क्वांटम मल्टीवर्स यूनिवर्स को अगर इमेजिन करने में तकलीफ हो रही है तो एक मूवी है एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटम मेनिया, 2023 में आई थी आई गेस। तो ये जो है ये मार्वल की मूवी है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया 2023। वो देख लो तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की क्वांटम दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो मैंने लिक्विड डाल के जो है एक सॉल्यूशन बनाया है और क्वांटम लेवल पे समहाउ, ठीक है, समहाउ बट लॉजिकली उसमें क्वांटम लेवल पे मल्टीवर्स बन गए, वहाँ पे ब्लैक होल्स भी बन गए, यूनिवर्स भी बन गए, अर्थ भी बन गया, सब बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 1 मिनट मतलब वहाँ पे 10 बिलियन से 10 बिलियन ईयर्स हो रहे, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग हैं इस दौरान जो है वो खुद अपने अपने धर्म बना रहे हैं, अपने अपने मज़हब बना रहे हैं, अपने अपने रिलीजन बना रहे हैं, जितने भी रिलीजन हैं वहाँ पे, ठीक है। अपने अपने रिलीजन बना रहे हैं, अपने अपने बुक्स लिख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से स्टोरी बना रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो उसका क्रिएटर मैं हूँ, उसको जो मल्टीवर्स को मैंने क्रिएट किया है वो मैंने किया है, ठीक है। लेकिन मेरे को खुद नहीं पता है कि मैंने वहाँ पे मल्टीवर्स क्रिएट किया है, ठीक है। और जिसके लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा है, मतलब मैं अगर 1 मिनट बिता रहा हूँ तो वहाँ पे 10 बिलियन ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब और जावेद साहब जैसे, ठीक है, वो लगे पड़े हैं कि भाई क्रिएटर है, वो कॉन्टिजेंट है वगैरह, ठीक है। मैं तो कॉन्टिजेंट हूँ, इस पर आते हैं आगे, तो थोड़ा सब्र रखो आप, ठीक है। फिर क्या होता है ना मुफ्ती साहब, 2 मिनट के बाद वो लिक्विड है ना मैं गटर में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना उसके अंदर लाइफ वगैरह बन गई है, तो वो मैं गटर में डाल देता हूँ। तो गटर में भी कुछ लिक्विड्स होते हैं या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उससे रिएक्ट होकर वो जो केमिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर्स में पूरा का पूरा मल्टीवर्स निपट गया, ठीक है। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है, जो मैं अभी इस यूनिवर्स में हूँ, मैं भी ऐसे ही किसी एक सॉल्यूशन का नतीजा हूँ, मेरे पीछे जिसने बनाया वो भी ऐसे ही किसी एक सॉल्यूशन का नतीजा है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 अपन एक एज्यूम कर लेते एक नंबर, मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले पे, ठीक है। आपको चाहिए था फाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, ठीक है, फाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ये जो नंबर मैंने लिखा है आपके सामने बहुत बड़ा नंबर है, तो ये एक फाइनाइट है, ठीक है। तो आपका इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस यहाँ पे कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको फाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस दे दिया जो पॉसिबल है। तो इतने सारे जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, इतने सारे लेयर बने हैं, जो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया कि मैंने जो है वो एक दुनिया बनाई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ऐसे करते करते, ठीक है। तो इससे एक बात साबित होती है कि क्रिएटर और गॉड अलग अलग चीज़ें, क्योंकि आपने कहा कि कॉन्टिजेंट चीज़ को मैं गॉड मानूंगा ही नहीं, खुदा मानूंगा ही नहीं, लेकिन क्रिएट तो भाई मैंने किया है, तो मेरे को क्रिएटर तो मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्रिएट किया है और मुझे गॉड ने क्रिएट किया है, तो फिर वो गॉड है, उस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो आपका एक फाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस मैंने बना दिया। अब इस फाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस में ऐसा मान लो कि ये जो मैं हूँ ना अभी यहाँ पे, और ये इनफाइनाइट नंबर अभी आप सामने देख रहे हो, यहाँ से लेके मेरा गॉड जो है लेयर क्रॉस करते 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 ये फाइनाइट नंबर जो है वहाँ पे जाके मेरा कहीं गॉड है, ठीक है। और ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो सारे एथिस्ट लोगों ने बनाए मान लो, वो खुद भगवान में नहीं मानते और उन्होंने गलती से लिक्विड बना दिया और 2 मिनट में वो तुमको निपटा भी देंगे, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, इन सब चीज़ का फ़ायदा क्या है? अगर ये एग्जाम्पल को अगर हम अकाउंट में लेते हैं जो कि पॉसिबल है,
तो फ़ायदा क्या है? तुम लोग जो इतनी इबादत करते हो, भगवान के पीछे टाइम वेस्ट करते हो, उसके लिए घर बनाते हो, इबादत करते हो, दुनिया भर की चीज़ें करते हो, फेस्टिवल करते हो, उसका लॉजिक क्या रहेगा भाई? जबकि मेरे को कुछ पड़ी नहीं है, मैंने जिस दुनिया को बनाया है। तो है ना, आपके जो क्या बोलते हैं नेसेसरी बीइंग है, जो इटर्नल है, चलो उसको मैं मान लेता हूँ, इस एग्जाम्पल के साथ मानूंगा, लेकिन मैं ये जो एग्जाम्पल है ना इसके साथ मानूंगा। वो कहीं दूर बैठा है लेयर में, जहाँ पे मतलब कुछ लेना देना ही नहीं, आज जो इंसान है उसका लेना देना नहीं वहाँ पे, क्योंकि इतने लेयर में इतने सारे एथिस्ट भरे पड़े, उन्होंने खुद दुनिया बनाई, उनको खुद नहीं पता, उनका कुछ वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम बस लगे पड़े हो उसकी इबादत करने में। ठीक है, तो मैं एक स्टेप नीचे आ जाता हूँ एथिस्ट से, मैं पर्सनली एक स्टेप नीचे आ जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ एग्नोस्टिक। एथिस्ट से मैं बन गया एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मीनिंग क्या होता है? एग्नोस्टिक का मीनिंग होता है कि एक ऐसा इंसान जो मानता है कि गॉड के अस्तित्व को ना तो पूरी तरह से साबित किया जा सकता है, ना पूरी तरह से नकारा जा सकता है। मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ। ठीक है, एथिस्ट से मैं एग्नोस्टिक बन गया। आप में दम है क्या? आप में हिम्मत है? जो आप ये रिलीजियस इंसान बन के हो, आप एक स्टेप नीचे आ जाओ फिर, क्योंकि आपका जो है इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को मैंने फाइनाइट कर दिया, और ये भी साबित कर दिया क्रिएटर और गॉड अलग होता है। जो क्रिएटर है उसने तुमको बनाया, उसको खुद पता नहीं है बात। जो रिलीजन वगैरह बनाई वो तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, तुम्हारी खुद की सोच की बनाई हुई है। तो इससे, और तुम्हारा जो गॉड है, ठीक है, वहाँ तक तो तुम्हारी कुछ पहुँच है ही नहीं, क्योंकि क्रिएटर से होते हुए तुम जाओगे तो वैसे ही किसको पता ही नहीं तुम हो, एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो क्या तुम एक स्टेप नीचे आओगे और तुम एग्नोस्टिक बनोगे? अगर तुम एग्नोस्टिक बनोगे तो तुमको अपना जो हुलिया है वो भी बदलना पड़ेगा। आपका हुलिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सामने से देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर मजहब का इंसान सामने से चल के आ रहा है। आपका हुलिया देख के समझते हैं ना, हुलिया देख के, जो भी कोई गमछा डालता होगा, टोपे डालता होगा, फेस पे जो भी करता होगा, या फिर जो भी गले में पहनता होगा, उससे पता चलता है, इंडिकेट होता है ना कि किस स्पेसिफिक धर्म का या फिर स्पेसिफिक रिलीजन का इंसान सामने से चलते आ रहा है। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले को तुम्हारा पता नहीं है। ठीक है, उसको ये पता नहीं है कि तुमको बना के रखा है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं है उस पर। तो तुमको अपना पहले रिलीजियस बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। उसके बाद में आपने जो घर बना के रखे हैं, जो भी भगवान की इबादत के लिए चीज़ें होती है अलग अलग धर्म में, वो सब तुमको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका कुछ लॉजिक ही नहीं रह गया। वहाँ पे जाके तुम इबादत कर रहे हो, सामने वाले को तो पता ही नहीं है, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है, उसने तो एक्सीडेंटली बना लिया है तुमको, और 20 बिलियन साल बाद तुमको निपटा भी देगा वो बिना कुछ जाने। तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप करने को तैयार हो, आप में इतनी हिम्मत है इस चीज़ को लॉजिक में लेके, ठीक है, इसमें आपका कॉन्टिंजेंट जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि कॉन्टिंजेंट चीज़ क्रिएटर हूँ मैं, कॉन्टिंजेंट हूँ। ठीक है, और जो गॉड है वो इटर्नल है, वो नेसेसरी बीइंग है। ठीक है, तो उस तक आपकी पहुंच नहीं है, बनाने वाला क्रिएटर मैं हूँ, मुझसे आपका लेना देना है, और मुझे ही पता नहीं मैंने आपको बनाया है। आप पे इन्फ्लुएंस मेरा कुछ भी नहीं है, बस आपने मनगढ़ंत कहा लिया, बना लिए। आपके माँ बाप ने आपको बताया, आप अपने बच्चों को बताओगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, बस यही चलते आ रहा है। क्योंकि वैसे भी आपने कह दिया है, स्टार्टिंग में ही कहा आपने कि हम पे अगर बर्डन है कि हम प्रूफ नहीं कर सकते गॉड को, तो आप पे भी तो बर्डन है कि आप प्रूफ कर दो कि गॉड नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि गॉड है, लेकिन कंडीशनल है। मैं बोलता हूँ गॉड है, चलो मान लेता हूँ, एग्नोस्टिक बन गया मैं, कि गॉड को ना साबित किया जा सकता है ना नकारा जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने सिचुएशन दी है, अगर मान लो ये सिचुएशन सच में है, तो आपका भगवान के सामने इबादत करना, आफ्टर लाइफ का सोचना, स्वर्ग नरक का सोचना, भगवान के पीछे समय गंवाना, ये तो पूरा इलॉजिकल हो जाता है। तो आपको ये सब छोड़ के एग्नोस्टिक अगर बनने की हिम्मत होगी तो मैं एग्नोस्टिक बन जाऊंगा। मैं तो एथिस्ट हूँ, मेरा कुछ कम नहीं होने वाला एग्नोस्टिक बन के। ठीक है, बस एक लाइन जोड़ दे, मेरे को भगवान हो सकता है। आपको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको तो हुलिया बदलना पड़ेगा, आपको तो इमारतें तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आप में इतना दम है क्या, इतनी हिम्मत है क्या, ये एग्जाम्पल को अकॉर्ड में लेते हुए? ठीक है, तो अगर आप में इतना दम होगा, आप में इतना अगर है, तो एक तो इस चीज़ों को काउंटर कर लो, जो शायद कोई ना कोई कर ही लेगा। देखो, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। ठीक है, मुझसे भी अक्लमंद लोग होंगे जो इसको काउंटर करेंगे, और ये सिलसिला चलते रहेगा। ना कोई एथिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाला है, ना कोई रिलीजन वापस से एथिस्ट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ईगो पे बात आती है ना।
धार्मिक लोगों का तो ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होते हुए तो आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि भगवान होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। अब एकदम से कैसे नहीं बोल दूँ कि नहीं होता, ईगो हर्ट हो जाएगा ना, हुलिया बदलना पड़ जाएगा। इतना जो गया मैं इबादत करने के लिए अलग अलग भगवान के घरों में, ठीक है, बेवकूफ़ साबित हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप में इतनी दम होगी, इतनी हिम्मत होगी इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेके, तो कर लीजिए फिर, आप एग्नोस्टिक बन जाइए और धर्म का, और ये मान के चलिए कि भगवान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसकी इबादत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस तक तो बात पहुंच नहीं रही मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रिएटर को मानते हो ना आप, क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूँ, मैंने वो लिक्विड बनाया, लेकिन मेरे को ही नहीं पता वो लिक्विड में क्या है। क्वांटम लेवल पे इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट, मुझे ही नहीं पता, मल्टीवर्स क्रिएट हो गया है। तो आपका इबादत करना तो कुछ लॉजिक बनाता नहीं, ठीक है। तो यही था बस, और तो कुछ था नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है जावेद साहब को काउंटर करनी चाहिए थी। तो ठीक है बस, अब और ज़्यादा क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा। तो यही है कि मैंने कोई तीर नहीं मारा है बहुत बड़ा। हो सकता है कोई विद्वान आके मुझे भी काउंटर कर ले, ये सिलसिला चलते रहेगा। इससे मानव जाति का कोई भला तो होने नहीं वाला है। बस ठीक है, बस एज ए एथिस्ट मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस पर अगर कोई बात करेगा तो मैं इस पर सोच विचार करूँगा। अब पता नहीं मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, अगर पहुँचती है तो सोच विचार कीजिए, और इसमें कुछ अगर रिप्लाई बनता है तो दीजिए। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है।